नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं, फिट एंड फाइन के हर एक एपिसोड में हम ऐसे कई सारी समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं जो कि हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। और आज भी ऐसे कई सारी समस्याओं को लेकर हम बातचीत करेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे। और हमेशा की तरह रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिक एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ हाजिर हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब, नमस्कार। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। जब भी आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, कुछ अंदर ऐसी हमारी छोटी मोटी खामियां रह भी जाती है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती भी हैं, तो ऐसा लगता है कि आज तो इसका समाधान मिल ही जाएगा। हमने एलर्जी को लेके बात की थी। एलर्जी ऐसी एक प्रॉब्लम है कि कई सारे लोगों को इसकी समस्या जो है वो होती है। आज भी ऐसे कई सारे सवाल आए हैं हमारे पास जिसको लेके हम बातचीत करेंगे। जैसे कि पहला सवाल आया है फरीदाबाद से शिल्पा जी का। उनकी उम्र है 35 इयर्स। तो उनकी समस्या ये है कि वो बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खा पाती हैं। जैसे कि मतलब सीरियल्स में वो गेहूं की रोटी जब भी खाती हैं तभी भी उनको गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो वो गेहूं की रोटी नहीं खा पाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें खाती हैं। और जब भी उसके बाहर कुछ भी खाती हैं तो उनको या तो एलर्जी होती है या तो गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए डॉक्टर साहब? जैसे शिल्पा जी कोई प्रॉब्लम है कि गेहूं से उनको बेसिक प्रॉब्लम है ना। जी जी जी। और रोटी खाने से गेहूं से और क्या तकलीफ होती है उनको, मतलब जैसे कुछ? गैस बनती है, गैस एसिडिटी बनती है, होती कभी है, कभी सर दर्द होता सिरदर्द है, हो जाता है। एलर्जीज भी हो जाते हैं। एलर्जी तो किस तरह की एलर्जी हो जाती है, मतलब बताएं हमें? खाते ही मतलब उनके शरीर में कुछ ऐसे कुछ रैश जैसे? रैशेस निकल जाते हैं, कुछ होता है। ओके। सी बेसिकली जो गेहूं है, गेहूं में एक चीज़ होती है ग्लूटेन। जी जी। एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। हम्म। वो जो है ग्लूटेन एक ऐसा चीज़ है जिससे कुछ लोगों को रिएक्शन होती है। आजकल देखने में अधिक लोगों को रिएक्शंस होने लगी हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहेंगे उसे हम। और अच्छा। उससे क्या होता है, जब वो ग्लूटेन हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपरली या उसको प्रॉपर हम मेटाबोलाइज नहीं करते। अच्छा, फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़, चाहे वो फूड की एलर्जी हो, चाहे हमारी ड्रग एलर्जी हो, या सीजनल एलर्जी होती हैं, डस्ट है, माइट्स हैं, जी जी। या पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जैसे ही हमारी अंदर एलर्जी कैसे होती है, जैसे ही वो फॉरेन सब्सटेंस जिसको हम एलर्जन कहते हैं, वो जैसे ही हमारे कांटेक्ट में आता, स्किन के कांटेक्ट में आता है, या नेजल कैविटी में जाएगा, या पेट ओरल कैविटी में आएगा, या हमारे सांस की नाली में जाएगा, या फिर हमारे पेट की नाली में जाएगा, इसोफेगस में, और हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ एलर्जी कुछ हमारी जो म्यूकोसा होता है ना, अंदर की जो लाइनिंग होती है, तो उस लाइन में क्या होता है, हमारी बॉडी उसको मास्ट सेल्स बनाती है। अच्छा। या कहें पहले एंटीबॉडीज बनाती है, उसको हम ओके। आईजी एंटीबॉडी कहते हैं। और ये आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल पे रिएक्शन करती हैं, और उससे फिर काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो म्यूकोसा के द्वारा, जो भी अंदर की लाइनिंग है उसके द्वारा, नाक में तो वैसे नरिंग नोज हो जाएगा, है ना, वो मास्ट सेल स्किन के अंदर रहते, स्किन के नीचे रहते हैं, नाक की स्किन के अंदर भी जो अंदर की स्किन में रहते हैं, सांस की नाली के स्किन के अंदर भी मास्ट सेल्स रहते हैं। ऐसे ही हमारी आंतों की लाइनिंग में भी, अंदर लाइनिंग में वो रहते हैं। तो वो रिएक्शन के रूप में जब वो उसकी रिएक्शन होगी तो उससे फिर हमारे अंदर जो एक एबनॉर्मल रिएक्शन, जिससे क्या होगा, तो जैसे हमारे अंदर जैसे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, सांस की नाली में स्वेलिंग। अगर सांस की प्रॉब्लम है तो सांस की नाली में स्वेलिंग आएगी। नाक में अगर तो नाक की नाली जो ना अंदर की ट्रैक्ट, तभी हम स्टफी नोज होता है, रनिंग नोज हो जाता है, स्नीजिंग होने लगती है, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है ना। जब वो रिएक्शन होगी, मास्ट सेल्स होंगे, मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेशन होगा, तो वहाँ से फिर वो केमिकल्स, वो रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और वहाँ से रनिंग नोज, स्नीजिंग शुरू हो जाएगा। ये मैं इनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं ले रहा, मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, हमारे से सांस की नाली है तो सांस की नाली रुक जाएगी, सांस आना मुश्किल हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पेट में हुआ तो पेट में हमारे अंदर की नाली में जो इंटेस्टाइन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, गैस बननी, खाना वहीं रुक जाएगा, एसिडिटी बनेगी, एसिड रिफ्लक्स होएगा, और गैस ज़्यादा बनेगी, पेट कब्जे हो जाएगी, या हमें बार बार क्या बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं ना। हमें खाना पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा खाना। तो ये हमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
और गैस बनेगी तो फिर रिफ्लक्स होएगा तो फिर से दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। जी जी। गला ड्राई, एसिड का रिफ्लक्स होगा तो हमारे गले में बार बार ड्राईनेस आएगी, है ना। और स्किन के नीचे होगी तो स्किन में हाइव्स, रैश आना शुरू हो जाएगा, स्किन में हाइव्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन बॉडी में होती है उसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो सकता है, वो माइल्ड भी हो सकती है रिएक्शन, थोड़ा हाइव्स हो गए, थोड़े से रैश आ गया। उनका सवाल ये भी था मतलब कि वो सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं, मतलब थोड़े थोड़े चावल खाते हैं जब भी खाते हैं, इसके अलावा कोई कई सारी सब्जियों से भी उनको एलर्जी है, जैसे कि कभी पम्पकिन कद्दू खा लिए तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। हाँ, मतलब अलग अलग एलर्जेंस। बेसिकली एलर्जी क्या चीज़ है? दिस इज एलर्जी इज ए इम्यून रिएक्शन टू ए फॉरेन बॉडी, और स्पेशली वो प्रोटीन होती है ना, जैसे ग्लूटेन एक प्रोटीन है, तो वो जो है हमारे गेहूं के अंदर वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन से अधिकतर एलर्जी एंटीबॉडी बनती है। और वो एंटीबॉडीज जो आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल पे काम करती हैं, तो मास्ट सेल से फिर वो रिएक्शंस, क्योंकि वो सब जगह पर अवेलेबल है, सारी बॉडी में होती हैं, और वहाँ से फिर एलर्जिक प्रोसेस शुरू होता है। वो माइल्ड हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा माना जस्ट थोड़ी सी स्किन पे एलर्जी हो गई, थोड़ी इचिंग हो गई, हल्की सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, हल्का सा रनिंग नोज हो गया, तो फिर ठीक हो गया, है ना। बट समटाइम्स इट कैन बी सीरियस। अगर सांस कोई प्रॉब्लम सांस की नाली में आ जाए, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं और जो हमारी ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, उसमें तो पूरा सांस ही रुक जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी पूरी, तो सांस रुक जाएगा। वो स्किन पे हाई आया दिखाई दे रहा है, पर इसके आगे बहुत जगह है, पर उसके आगे तो स्पेस है ना, एक लिमिटेड स्पेस है, इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, बीच में सांस की नाली बंद हो गई, तो वो फिर क्या होगा। तो इसी तरह से दीज रिएक्शंस कैन बी, मैंने बताया जैसे ग्लूटेन से हो सकता है, या फिर किसी ड्रग से हो सकता है, जैसे किसी को पेनिसिलिन से रिएक्शन हो जाती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है ना। ऐसे लगभग फॉर दैट मैटर एनी ड्रग कैन कॉज रिएक्शंस, और स्पेशली ड्रग जो हम आईवी लगाते हैं ना, थ्रू खून के थ्रू देते हैं, या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, पर उनकी रिएक्शन बहुत सीरियस हो सकती है, बहुत खतरनाक ड्रग रिएक्शन हो जाते हैं, बहुत ड्रग रिएक्शन हो जाता है। तो मतलब वो हमें बेसिकली कोई भी ड्रग इसलिए हम पहले टेस्ट डोज के देते हैं, टेस्ट डोज थोड़ी सी डोज देते हैं, उसमें थोड़ी एलर्जी नजर आती है तो हम नहीं देते हैं। जहाँ मैं इन शिल्पा जी की बात करूँ, शिल्पा जी ने जैसे कहा मुझे गेहूं की चीज़ से ज़्यादा एलर्जी हो रही है, तो उनको ध्यान रखना है कि हमें ग्लूटेन से फ्री फूड खाना है। गेहूं जैसे गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर ग्लूटेन है, नहीं खाएं। राई जो आती है ना, सरसों आती है, उसके अंदर भी ग्लूटेन होता है, वो भी अवॉइड करें, है ना। अच्छा, तो जिन फूड में ग्लूटेन है वो थोड़ा अवॉइड करें। तो ग्लूटेन फ्री फूड खाएंगे तो शी कैन इंस्टेड ऑफ व्हीट शी कैन टेक मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, चना। ये हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जैसे हम अलग अलग आटा पिसवा के रख लें, ज्वार का आटा, अच्छा, ज्वार, बाजरे का आटा, चने का आटा, है ना, ऐसे अलग अलग, रागी भी पिसवा सकते हैं, है ना। ये अलग अलग आटा पिसवा के रख लें, और जब हम खाना बनाते, रोज चपाती बनाते हैं, तो उस समय थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्सा ये 3-4 तरह का आटा मिला करके चपाती बनाएं, तो चपाती टेस्टी भी बनती है, प्लस हम एलर्जी फ्री हो जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं होगी। और साथ में ध्यान रखेंगे अगर मतलब ये तो उनको तुरंत ऐसी चीज़ तो जैसे टोटली बंद कर देनी चाहिए, और उनको जैसे दूसरी भी चीज़ें एलर्जी होती हैं, क्या होता है, एक एलर्जी के ऊपर दूसरी छोटी एलर्जीज पहले से एक रिएक्शन चल रही होती है, उसके ऊपर से हमने ऐसा खाना खाया जो उसको मुश्किल से पचता है, तो वो एलर्जी नहीं होती, इट इज़ मोर लाइक गैस फॉर्मेशन। जी। तो समझते इससे एलर्जी हो रही है, एलर्जी नहीं, इट इज नॉट एलर्जी बेसिकली। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि हमको पता कैसे चले एलर्जीज मतलब हमारे शरीर में फॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये चीज मुझे सोच नहीं सिम्टम्स जैसे ना, ये जैसे बताया मैंने आपको, जैसे सपोज वो जैसे हमने गेहूं खाया, गेहूं खाया, वो ग्लूटेन के अंदर जाके आंतों में सूजन पैदा करेगा, स्वेलिंग, मैंने बताया ना, वही एंटीबॉडीज बनेगी, वो मास्ट सेल पे असर करेगी अंदर आंतों की लाइन में, और वहाँ से क्या होगा, स्वेलिंग आने से क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज होएगा, या फिर उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। तो इट कैन प्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्मेशन, इट कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज एसिड सिक्रेशन, ज़्यादा एसिड बनेगा, हमारा एक वाल्व का जो एरिया है वो भी स्वेलिंग आ जाएगा, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, वाल्व प्रॉपर नहीं पे खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, तो एसिड ऊपर से रिफ्लक्स होएगा, है ना। अगर हमारा जो है इस तरह से हमारा वो इट कैन लीड टू डायरिया, है ना, इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, तो जो इसको हम यूजुअली हो जाते हैं, अचानक से डायरिया हो गया, अचानक से कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज अगर स्वेलिंग हो गई तो ब्लॉकेज हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर हमारा जो है वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए जैसे रनिंग नोज होता है, ऐसे एक्स्ट्रा वाटर होता जाएगा तो डायरिया फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे धीरे से धीरे मतलब इट कैन प्रेजेंट लाइक, बिकॉज इन्फ्लेमेशन है ना, स्वेलिंग जैसे आई है, स्वेलिंग आने से वो अंदर से धीरे धीरे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना। ओके। तो या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बन जाएगा। मेल एब्जॉर्प्शन मतलब फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि मेरी सब इंटेस्टाइन सूजी हुई है अंदर से, तो खाना पचेगा ही नहीं। हम खा रहे हैं पर पच नहीं रहा है, और देन विल हैव लॉट ऑफ वीकनेस, है ना, एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन। मतलब हमको खाना खाने के बाद ये ध्यान रखना है, कोई भी नई चीज़ हम ऐसा कुछ खा रहे हैं तो जैसे कि आपने कहा कंस्टिपेसी हो गया या गैस फॉर्म होने लगी और इससे या कुछ और होने भी लगे। साइड इफेक्ट होते हैं। सपोज वीट अपने आप में क्या है बेसिकली, ये अपने आप में क्या करता है, आपको ज़्यादा मात्रा में जब आप खाएंगे तो धीरे धीरे आपका ये एक कारण है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है ना। एक इसके मैकेनिज्म है, इसके द्वारा इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है। इंसुलिन मतलब हमारी ले रहे हैं, हमारे पे इंसुलिन बॉडी में निकल रही है, बट नाउ द बॉडी हैज बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में ना। अब हाई डोज इंसुलिन से हमारी शुगर भी बढ़ी हुई है, इंसुलिन बॉडी ज़्यादा निकाल रही है तो शुगर भी बढ़ी हुई है, तो वो हाई इंसुलिन क्या करती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। और इंसुलिन बढ़ी है, शुगर बढ़ी हुई है, तो हमारा क्या करते हैं, हमारे हाई इंसुलिन क्या करते हैं, हम भूख भी ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी ओबेसिटी, मोटापा आना शुरू होता है, स्पेशली विसरल ओबेसिटी, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर हमारा जो है बॉडी में जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से फिर हमारा फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द लिवर पे काम कर रही है, तो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एचडीएल लेवल कम होना शुरू, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, है ना। तो ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज़ तो हो गई, ओबेसिटी हो गई, है ना, और डिसलिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और ये सब हुआ तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ गए। तो और प्लस हमारे स्किन पे एक एंथोसिस की बीमारी होती है, स्किन में डिजीज शुरू हो जाती है, स्किन में सोरियासिस शुरू हो जाता है, सोरियासिस ना, सुना होगा ना, सोरियासिस नाम की बीमारी। तो ये सब बीमारियां, सारी बीमारियां जो हैं, ये सारी, इवन कुछ तरह के कैंसर्स भी हमारे बॉडी में इसकी वजह से हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें जो चीज़ एलर्जी है, जैसे ग्लूटेन जैसे है, वो टोटली हमको बंद कर देना चाहिए। वी शुड गो ऑन टोटली ऑन मिलेट डाइट पे चले जाएं, एंड वी शुड बी केयरफुल। फर्दर हमें देखना क्या है, कभी मिलेट से भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, है ना। कई बार तो बाजरे की रोटी खाने से भी, हाँ, मतलब कुछ जो उससे भी हमें देखना है कि चेक करना है, डरना नहीं है। यूजुअली मिलेट से प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दीज आर इंडियन फूड्स, ओल्ड इंडियन फूड्स, और उसे प्रॉपर्ली हम ढंग से बना के खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा फाइबर खाएं, क्योंकि फाइबर एक बहुत सुंदर सोल्यूशन है सभी एलर्जीज को से बचने का, टॉक्सिन्स, बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने का। क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया कि फूड की सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, पहला फंक्शन है क्लीनिजिंग, सफाई करना। 20 से 24 फुट लंबी आंत है, जितनी आपकी हाइट होती है ना बॉडी की, उससे 4 गुना लंबी हमारी आंतों की लेंथ होती है। अगर आप 5 फुट के हैं तो 20 फुट लंबी आंत है, 6 फुट के हैं तो 24 फुट लंबी आंत है। तो उस पूरी आंत की सफाई करना पहला फंक्शन है फूड का। सेकेंड फंक्शन नरिशमेंट है। तो जो फाइबर है ना, 2 तरह का, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। वो फाइबर हमें हमारी फूड में होना चाहिए, अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर भी चाहिए, जो वेजिटेबल से मिलता है, अनाज से मिलता है, दालों से मिलता है, ये इनसॉल्युबल फाइबर, लंबे लंबे रेशे वाला फाइबर सब्जियों से मिलता है। और जो सॉल्युबल फाइबर जैसे कि फ्रूट से मिलता है पैक्टिन के रूप में, जितने भी फ्रूट्स हैं सब में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है। प्लस इसबगोल, सीलेम हस्क, वो लंच और डिनर से पहले ले सकते हैं, तो वो इसबगोल, ये भी अच्छी मात्रा में हमें सॉल्युबल फाइबर देता है। तो ये फाइबर क्या है, हमारी आंतों को सफाई करता रहता है। इनसॉल्युबल फाइबर झाड़ू की तरह काम करता है, जो आंतों से मतलब ब्रूम की तरह सारी सफाई करता है। और सॉल्युबल फाइबर फूल जाता है पानी से मिलके, और वो एक तरह का पूरा पोछे की तरह काम करता है। जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उससे हमारी आंतें शाइन करती हैं। दूसरा फंक्शन जो है फूड का वो है नरिशमेंट। सेकेंड फंक्शन नरिशमेंट, पहला क्लीनिंग है। तो मैं समझता हूँ शिल्पा जी इस बात को समझ जाएं कि अगर खाने में फाइबर बढ़ा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में उनके वो अगर जंक फूड खाती हैं, फास्ट फूड खाती हैं, तो आंतों में जो फूड चिपकता है, तब ये ज़्यादा मात्रा में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और तब कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, वो रिएक्शन पैदा कर सकता है। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ देना चाहूँगा अपने दर्शक भाई बहनों के लिए। एनी फूड विदाउट फाइबर इज अ पॉइजन। एनी फूड विदाउट फाइबर इज अ पॉइजन।
जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसमें फाइबर है क्या? नहीं। इससे पॉइजन। हम चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं। मैदा खा रहे हैं, फाइबर है ही नहीं, जी। तो इससे पॉइजन है। खाली आलू खा रहे हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादा मात्रा में स्टार्च है। तो हमें देखना कि हमें कोई भी फूड ऐसा नहीं खाना, ध्यान रखना है बाय डेफिनेशन जिसमें फाइबर होना चाहिए, अच्छी तरह से फाइबर होना चाहिए, गुड अमाउंट में सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर हो। अबाउट 70% ऑफ आवर फूड शुड बी फाइबर। तो ये प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिस में पिछले 43 years of my regular practice, 44 years of my practice, मैंने देखा है कि ऐसे जो इनकी एलर्जीज थी उनको जब मैंने फाइबर उनकी डोज उसके खाने में बढ़ा दिया तो उनके टॉक्सिन्स वॉश होने लगे, फैटी लिवर भी ठीक हो गया, और डिसलिपिडी में हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है वो भी ठीक हो गया, मोटापा भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गई, और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच भाई साहब। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो है सोलापुर से मनीष जी का। उनकी उम्र है 45 इयर्स और उनका सवाल ये है कि जब भी, हालांकि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन जब भी मैं धूप में निकलता हूँ तो स्किन में रैशेज आ जाते हैं, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, फिर जलन होती है, और मतलब डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, और साथ ही साथ डस्ट से भी मुझे एलर्जी है। तो इसके लिए हम क्या करें? ये तो बेसिकली सोलर डर्मेटाइटिस है, इसको सनबर्न कहते हैं जी। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, स्पेशली जब हम तेल लगा लेते हैं या क्रीम लगा करके अगर हम धूप में जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में लोगों को धूप बहुत अच्छी लगती है, वो दे ओपन में जाते हैं, और धूप में जब जाएंगे तो उनको सनबर्न, स्किन जो ऊपर की स्किन होती है ना, जो एक्सपोज पार्ट्स हैं, जैसे फेस है, जैसे हमारे हैंड्स हैं, जहाँ भी जो एक्सपोज पार्ट्स हैं वो सन से बर्न करने लगते हैं, और वो उसको कहते हैं सोलर डर्मेटाइटिस होने लगता है। तो उससे जो है स्किन सनबर्न, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन ब्लैक टैन स्किन हो जाती है, और मतलब कई बार ऐसे होता है जैसे स्किन जो है ना, उसकी स्किन की पीलिंग जैसे ना अपने आप ही ऐसे होने लगता है। तो ये हमको रिएक्शन हो जाती है। तो इसके लिए यही करते हैं, सनस्क्रीन क्रीम्स आती हैं, जब वो निकले सनस्क्रीन क्रीम से, तो अगर धूप में बैठना भी तो सिर्फ उसको एक कपड़ा डाल लें, और कभी भी क्रीम लगा करके, तेल लगा करके सन के सामने धूप में ना जाए, है ना। तो उससे मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है उस प्रकार की चीजें यूज करके सन एक्सपोजर में नहीं जाए। हाँ, तो सनस्क्रीन लगा ले, एक लेयर बन जाएगी। हाँ, सनस्क्रीन डालें तो दैट्स द बेस्ट थिंग, तो बच सकते हैं। और खाने पीने में ज्यादा कुछ ध्यान रखना है एंटीऑक्सीडेंट्स का? नहीं, ऐसे उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, उनको हाई डोज में, क्योंकि स्किन की हमारी प्रोटेक्शन के लिए विटामिन ए अच्छी मात्रा में चाहिए, तो विटामिन ए, जैसे आज सर्दियों में गाजर बहुत अवेलेबल है, गाजर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, तो इस गाजर का अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए की टैबलेट्स भी अवेलेबल हो सकती हैं, तो ये थोड़ा सा उनको अगर ध्यान रखें। गाजर, सलाद थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में खाएं, फाइबर सलाद है, गाजर तो आजकल बहुत अवेलेबल है, साथ में और भी टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, तो ये उनको हेल्प करेगी। और ज़्यादा ही अगर स्किन कमज़ोर है, कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और स्किन की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है, तो ऐसे लोगों को, स्पेशली जो वाइट स्किन लोग हैं ना, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सनबर्न होने के। जो डार्क स्किन लोग हैं उनको इतना सनबर्न नहीं होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने के लिए विटामिन ए अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। राइट। और बाकी उन्होंने कहा उनको डस्ट एलर्जी, तो डस्ट एलर्जी है तो उनको वही, अगेन द प्रॉब्लम इज दे हैव टू बी केयरफुल, बस डस्ट कुछ जितना हो सके अवॉइड करें, मास्क पहन के रहे, मास्क पहने, या तो सपोज जैसे स्किन में अपने, एक मैंने जो बहुत सुंदर जो तरीका देखा है वो है, अगर आपको एलर्जीज ऐसी हो रही है बार बार रिकरेंट, तो आप डेली नहाने के बाद कोकोनट ऑयल थोड़ा सा 2-4 बूंद अपने हाथ पे रखें और दोनों नॉस्ट्रल्स में लगा लें। तो इट्स ए वेरी गुड मतलब प्रोटेक्शन, यू कैन से इट्स लाइक यू नो, जैसे आपने एक लेयर दे दी, प्रोटेक्टिव लेयर दे दी, जो भी एलर्जीज आती हैं वो आपको डायरेक्ट आपके म्यूकोजा कांटेक्ट में नहीं आती हैं। मैंने नॉस्ट्रल्स में लगा के डायरेक्टली सीधा खींच ले, ऐसे लगा के बस इनहेल कर ले, 1-2 बार सांस ले लें, तो उससे क्या अंदर की पूरी क्योंकि एलर्जी कहाँ से जाएंगी, वो डस्ट कहाँ जाएगी, नाक में जाएगी, वो पहला कांटेक्ट वो इसके ऑयल के कांटेक्ट में आएगी। सुबह शाम लगा लें तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट थे जिनकी क्रॉनिक एलर्जीज थी, तो मैंने उनको ये बताया, तो ये हालांकि कहीं मेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स में इस तरह से मेंशन नहीं है, बट आई फाउंड के इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटी एलर्जीज, काफ़ी लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं एंटी एलर्जीज फॉर लॉन्ग टाइम, वो एक गोली रोज शाम खा लो सोने के टाइम, पर दैट मेक्स यू ड्राउजी, तो आपको सारा दिन नींद आती रहेगी एक्स्ट्रा, तो वाई टू टेक,
अगर आप थोड़ा सा लोकल एक और कवर एक कर छोटी सकते सी हैं। प्रॉब्लम के लिए हमें नहीं लगता कि मेडिसिन की सेवन, मतलब दवाइयों की सेवन करनी और चाहिए हमें। एक सिंपल नॉर्मल सलाइन वो आता है, स्प्रे आता है, नेजल स्प्रे। नॉर्मल सलाइन से नेजल स्प्रे कर लें, सुबह शाम स्प्रे कर लें, ओके। और स्टीम ले सकते हैं, तो उससे अच्छा। लोकल स्वेलिंग खत्म हो जाती है, लोकल एलर्जीज खत्म हो जाती हैं, डिकंजेस्ट हो जाती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो आई थिंक दैट विल वेरी वेरी साथ में हेल्पफुल। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं उससे भी मुझे प्रॉब्लम, कई बार तो सर दर्द होने लगता है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू नहीं, से। वो तो बेसिकली उसको बॉडी में दैट मीन्स जो अगर आप सीरम आईजी लेवल करा के देखेंगे तो सीरम आईजी लेवल ज़्यादा निकलेगा। मतलब सीरम आईजी प्रोटीन इज नथिंग बट एंटीबॉडी है ना। मतलब इसका मतलब वो जो भी कुछ उनके जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, फॉरेन चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, उनसी बॉडी में उनके रिएक्शन क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो हमारी, जैसे मैंने बताया, हमारी स्किन के नीचे, हमारे म्यूकोजा के नीचे, सांस की नाली, पेट की नाली, अंदर से जो भी जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, उन सब में वो स्किन के नीचे मास्ट सेल्स रहते हैं, और वो फिर उस पर एक्ट करते हैं, तो वहाँ से सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो सेम चीज़ उनको होती है, जो मतलब कुछ भी चीज़, परफ्यूम होती है तो वहाँ पर स्वेलिंग, नाक में स्वेलिंग हो जाएगी, आँखों में आँखें रेड आइज हो जाएंगी, स्किन पे हाइव्स आ जाएंगी, मतलब स्क्रैच आ जाएगा, या उसका असर सांस की नाली पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रॉन्ग है, सिर दर्द हो जाता है, वही बिकॉज ऑफ स्टफीनेस, बिकॉज ऑफ सोर थ्रोट, वो सारा इफेक्ट फिर हमारे साइनस में इन्फेक्शन जाता है, साइनस में सर जाता है, साइनस से फिर हेडेक शुरू हो जाती है। तो ये सब एक तरह का मतलब कॉम्प्लेक्स है। जो ये क्या कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की कमजोरी भी है क्या, कि ये इम्यून सिस्टम इज हाइपर रिस्पॉन्स, इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। बेसिकली एलर्जी क्या है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अब सपोज पाउडर है, नॉर्मल चीज़ है ना, डस्ट है, डस्ट के बगैर दुनिया में एग्जिस्टेंस पॉसिबल, कहीं भी जाओ धुआं है थोड़ा सा तो होता ही है, पॉलेंस, मार्च अप्रैल में पॉलेंस तो आएंगे। तो इज नॉर्मल थिंग्स विच में इसमें एलर्जी नहीं होनी चाहिए है। ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है हमारी बॉडी की। फॉरेन बॉडी अंदर जाते ही नाक के अंदर गई, स्किन पे लगी, या मुंह में गई, या किसी भी फूड के द्वारा गई, कोई ड्रग के द्वारा हमने कोई अंदर गई, हमारी बॉडी एकदम एंटीबॉडी बनाती है, आईजी एंटीबॉडी बनाती है, और वो फिर हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स पे जो हमारी बॉडी में जगह जगह हैं उन पे असर करती हैं, और वो उससे फिर हमें एलर्जी रिएक्शन होती है। वो डिफरेंट रूप में होती है, डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे बताया। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत सारे समस्याओं का समाधान मिला आज, लेकिन और भी कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं, जिन सवालों को लेके हम आगे अगले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज समय ख़त्म हो गया है बोल के। लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि खाने की किसी भी चीज़, जो कोई नई चीज़ हम खाते हैं, उससे अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके सिम्टम्स भी आपने सुना कि कई बार हमको लूज मोशन आ सकते हैं, कई बार हमको स्किन में रैशेस निकल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमारे शरीर में दिख रहे हैं, तो उसका सेवन रोक दें, वो खाना बंद कर दें, या कुछ ऑल्टरनेटिव खाएं। और साथ ही साथ किसी को अगर डस्ट एलर्जी है तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी एक नुस्खा बताई कि नोज़ में, नोस्ट्रल्स जो है, उसमें अगर हम थोड़े थोड़े कोकोनट ऑयल की यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे कई सारी समस्याओं को लेके और उसका समाधान देने के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।